कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए मंत्रियों के साथ काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। सूत्रों ने कहा कि यह बातचीत हमारे शिक्षण संस्थानों में और सुधार सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों का एक हिस्सा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल और विस्तार किया, जिसमें कई मंत्रालयों के मंत्री बदले गए। आज दिन भर नए मंत्री अपना पदभार ग्रहण करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद का आकार अब बड़ा हो गया है। इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 8 नए चेहरों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए सभी 43 सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली है। दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत पर निशाना साधा है और पूछा है कि अगर हिंदू मुस्लिम सबका डीएनए एक ही तो इस हिसाब से मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए भी एक ही होगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून का क्या फायदा। बीते दिनों आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, भले ही वे किसी भी धर्म के हों। वह राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा गाजियाबाद में हिंदुस्तान प्रथम विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मोहन भागवत के इसी बयान पर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के सीहोर में तंज कसा और कहा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून का क्या मतलब, लव जिहाद के खिलाफ कानून का क्या फायदा। तो इसका मतलब है कि मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए एक ही है। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्राधिकरण ने भक्तों से रथ यात्रा के दौरान अपने घरों में दीपक जलाने के लिए कहा है। अपील की है कि लोग भीड़ न बढ़ाएं। वैसे भी रथ यात्रा के दौरान सभा की अनुमति नहीं है। खुंटिया नियोग के अध्यक्ष कृष्ण चंद्र खुंटिया के अनुसार हर कोई टीवी पर रथ यात्रा देख सकेगा। इस साल रथ यात्रा 12 जुलाई को होनी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के इस बयान की केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में शामिल संगठनों को पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इससे बदलाव का मॉडल पेश किया जा सकता है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वह तो पहले ही कह रहे थे कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। इन नेताओं को किसानों का समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें पंजाब में जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि किसान नए कानूनों को अच्छा मानते हैं। हरियाणा विधायक दल की बैठक में भी कृषि कानूनों का मुद्दा उठा, जिसमें सभी ने कहा कि नए कानूनों से किसानों को लाभ होगा। किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकेंगे। नए कानून में मंडी के बाहर कोई फीस नहीं लगेगी। मनोहर लाल ने कहा कि हम चाहते हैं किसान नए कानून को समझें। इन कानूनों से किसान व व्यापारियों दोनों को लाभ होगा। 7 जुलाई को रांची में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पुराने आवास के पास हरमू ग्राउंड में कई प्रशंसक इकट्ठे हुए और उनका जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाया। दिग्गज क्रिकेटर 7 जुलाई को 40 साल के हो गए। क्रिकेट जगत से लेकर राजनीतिक जगत की कई बड़ी हस्तियों ने एमएस को उनके जन्म दिवस पर बधाई संदेश भेजा है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले छुट्टी मना रहे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी माही बर्थडे विश किया। विराट कोहली ने धोनी के साथ अपनी पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे कप्तान। विराट ने जो फोटो शेयर की है उसमें धोनी और वो भारतीय तिरंगा उड़े हुए नजर आ रहे हैं। धोनी के साथ वर्ल्ड कप टीम में खेले वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया। भारत के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने धोनी को बर्थडे विश किया। सहवाग ने ट्विटर के जरिए लिखा, जन्मदिन मुबारक हो एमएस धोनी, आप ऐसे ही अनहोनी को होनी करते रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज (ILBS) में वायरस की जीनोम श्रृंखला का पता लगाने वाली दूसरी जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का बृहस्पतिवार को उद्घाटन किया और कहा कि इससे कोरोना वायरस के नए स्वरूप और उसके प्रभाव का पता लगाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ILBS में आज जीनोम श्रृंखला का पता लगाने वाली दूसरी जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया।
ये प्रयोगशालाएं हमें वायरस के नए स्वरूप की पहचान करने और उनके प्रभाव का पता लगाने में मदद करेंगी। दिल्ली की जनता को कोरोना वायरस के वक्त इस प्रौद्योगिकी से काफी लाभ मिलेगा। इससे पहले केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के LNJP अस्पताल में बुधवार को पहली जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। एक बयान में कहा गया कि LNJP अस्पताल में इस प्रयोगशाला से एक दिन में 5 से 7 नमूनों की जीनोम श्रृंखला का पता लगाने में मदद मिल सकेगी। मोदी सरकार में नए बने सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की कमान गृह मंत्री अमित शाह को यूं ही नहीं मिली है। इसके पीछे देश के सहकारिता सेक्टर में जान फूंकने की रणनीति छिपी है। गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता सेक्टर में कार्य करने का लंबा अनुभव है। उनका सहकारिता क्षेत्र में गुजरात मॉडल इस कदर सुर्खियों में रहा है कि उन्हें राज्य में सहकारिता आंदोलन का एक समय पितामह कहा जाने लगा था। गुजरात में सहकारिता क्षेत्र में किए उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। देश में सहकारी समितियों के जरिए गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए बने इस मंत्रालय के बेहद मायने हैं। कहा जा रहा है कि वर्तमान में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसी ही इस मंत्रालय की अहमियत होगी। गृह मंत्री अमित शाह भाजपा की राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ सेल के संयोजक रह चुके हैं। खास बात है कि अमित शाह मात्र 36 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ADC के सबसे युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उस दौरान सिर्फ एक साल में अमित शाह ने न सिर्फ 20.28 करोड़ का बैंक का घाटा पूरा किया, बल्कि 6.60 करोड़ के लाभ में लाकर 10% मुनाफे का वितरण भी किया। गुजरात में सहकारिता सेक्टर में बेहतरीन कार्य के लिए अमित शाह को सहकारिता आंदोलन का पितामह भी कहा जाने लगा था। सहकारिता 2 शब्दों से मिलकर बना है। सह का अर्थ है मिलकर और कार का अर्थ है कार्य, यानी मिलकर काम करना सहकारिता है। सामूहिक आर्थिक हितों के लिए लोगों का वह आंदोलन जो समूह बनाकर कार्य करता है, सहकारिता कहलाता है। सहकारिता समितियां व्यक्तियों का एक समूह होती हैं। देश में बनी सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। कुछ राज्यों में इस तरह के विभाग हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर अब तक सहकारिता सेक्टर के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं था। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह आम आदमी की भागीदारी से बनी सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए काम करेगा। दरअसल देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल है, जिसमें हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करता है। सरकार के उच्चस्तरीय अधिकारी ने कहा, सहकारिता मंत्रालय के गठन से कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि आएगी। इसीलिए सरकार ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सहकारिता मंत्रालय देश के गांव, गरीब व किसानों के कल्याण और उनसे संबंधित व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार और कई बड़े फेरबदल करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि भाजपा और RSS के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल एक बार फिर से पूर्व नौकरशाहों पर PM मोदी की जरूरत से ज्यादा निर्भरता को रेखांकित करता है, न कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर। कांग्रेस सांसद ने राजीव प्रताप रूडी, सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा और सैयद शाहनवाज हुसैन को भी अपने ट्वीट में टैग किया। तिवारी का यह बयान तब आया है जब कांग्रेस ने बुधवार को कहा था कि यह मंत्रिमंडल विस्तार सत्ता की लूट के बंटवारे और दलबदलुओं के समायोजन के लिए था। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यदि प्रदर्शन के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है तो शासन में उनकी विफलताओं के लिए PM को सबसे पहले हटाया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को भी हटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वे अपनी अपनी भूमिकाओं में विफल रहे। फेरबदल पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने कहा कि नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का पहला काम होना चाहिए सभी राज्यों को टीकों की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना। उन्होंने आगे स्वास्थ्य मंत्री का हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि टीकों की कमी के कारण तमिलनाडु में कई केंद्रों पर टीकाकरण को निलंबित कर दिया गया है। मोदी कैबिनेट 2.0 में 2 और पूर्व IAS अधिकारी शामिल। 2 रिटायर नौकरशाहों के शामिल होने से मोदी 2.0 में पूर्व IAS अधिकारियों की संख्या 5 हो गई है। पूर्व IAS अधिकारी अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री,
संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नियुक्त किया गया है। नौकरशाह से राजनेता बने राजकुमार सिंह को राज्य मंत्री रैंक से कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया है। कोरोना महामारी का यदि सबसे बुरा असर हुआ है तो वो बच्चों की पढ़ाई पर ही हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास पर मोबाइल आदि पर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा देश में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन क्लास चलाने में काफी दिक्कत आ रही है और बच्चों को ऑनलाइन क्लास के दौरान मोबाइल में नेटवर्क पाने के लिए कभी छत जाना पड़ता है तो कभी पेड़ पर चढ़ाई करना पड़ती है। ऐसे में उड़ीसा के बरहामपुर में अधिकारियों की ओर से अनोखी पहल की गई है। यहां टेलीविजन के जरिए ऑनलाइन क्लास लगाने का फैसला किया गया है। ओडिशा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जिले में यह अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने स्थानीय केबल नेटवर्क के माध्यम से टेलीविजन पर बच्चों की क्लास लगाने की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इससे कई छात्र छात्राओं का फायदा होगा और मोबाइल नेटवर्क की परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बीईओ अभिनाश सतपथी ने कहा कि हमने पहले स्थानीय केबल ऑपरेटरों के साथ चर्चा की है और 3 प्रखंडों छतरपुर, खलीकोट और गंजमी सरपंचों का भी सहयोग लेकर काम शुरू कर दिया। अगले 3-4 दिनों में कक्षाओं का प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा। ओडिशा के मयूरभंज जिले के शिक्षक कन्हुचरण नायक ने बताया था कि अधिकतर आदिवासी परिवारों के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और जिनके पास फोन है वहां नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में टेलीविजन के जरिए बच्चों की क्लासेस चलाने का फैसला किया गया। भारत के औषधि महानियंत्रक DGCI ने सनोफी और ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन को भारत में उनके कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावकारिता और प्रतिरक्षात्मकता के आकलन के लिए तीसरे चरण के अध्ययन करने की मंजूरी दे दी है। डबल ब्लाइंड चरण 3 के अध्ययन में 18 वर्ष की आयु के 35,000 से अधिक स्वयंसेवक शामिल होंगे। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ गंभीर बीमारी और स्पर्शोन्मुख संक्रमण को कम करना है। सनोफी पास्चर इंडिया के कंट्री हेड अन्नपूर्णा दास ने एक बयान में कहा कि भारत सनोफी पास्चर के तीसरे चरण के अध्ययन में भाग ले रहा है। हमें जल्द ही देश में अध्ययन के लिए प्रतिभागियों का नामांकन शुरू करना चाहेंगे। हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले महीनों और वर्षों में जैसे जैसे वायरस विकसित होगा तो इसको रोकने के लिए क्या आवश्यक होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मानना है कि हमारा कोरोना एडजुवेंटेड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। शुरुआती अध्ययन में वायरस स्ट्रेन D614 को लक्षित करने वाले वैक्सीन निर्माण की प्रभावकारिता की जांच करेगा, जबकि दूसरा चरण बीटा संस्करण B1351 को लक्षित करने वाले दूसरे फॉर्मुलेशन का मूल्यांकन करेगा। दूसरे चरण के परीक्षण में अमेरिका और होंडुरास के 722 वयस्क लोगों को शामिल किया गया था, जिनकी उम्र 18 से 95 वर्ष के बीच थी। परीक्षण में सभी आयु के लोगों में एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न किया। फ्रांसीसी फार्मा कंपनी सनोफी और उसके ब्रिटिश सहकर्मी GSK का लक्ष्य 2021 में 1 बिलियन खुराक उत्पादन करना है।